नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस एनसीईआरटी से अध्याय 3 नाजीवाद और हिटलर का उदय। अगर आप यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस जैसे कि यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो प्रीलिम प्लस मेंस की तैयारी के लिए आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कीजिए। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए इन दिए गए कॉलिंग नंबर्स पे कॉल कीजिए। फ्री पीडीएफ के लिए और यूट्यूब वीडियोस की लिंक के लिए, नोटिफिकेशंस के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। यहाँ से आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। और यूट्यूब पर जब जब भी वीडियो अपलोड किया जाता है तो इसकी लिंक यहाँ पर भी शेयर की जाती है। इसके लिए आपको टेलीग्राम इस ऐप को इंस्टॉल करना होगा। इस अध्याय की शुरुआत होती है हेलमुट नाम के एक लड़के की कहानी से। हेलमुट, जिसकी एज 11 साल है, वह अपने माता पिता की बात सुन सुन लेता है दोस्तों। उसके पिता उसकी माता से कह रहे हैं कि जिस तरीके का बर्ताव हमने यहूदियों के साथ, जिस तरीके का बर्ताव हमने अपंगों के साथ किया है, वैसा ही बर्ताव अब मित्र राष्ट्र हमारे साथ करेंगे। अब हम मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। हेलमुट के पिता उसकी माता से कह रहे हैं कि मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, या तो सारे फैमिली के साथ मैं सुसाइड कर लूँ या मैं अकेला सुसाइड कर लूँ। दोस्तों, ये बात वो बच्चा सुन लेता है। उसकी माता पिता बात कर रहे हैं, ये बातें ये बच्चा सुन लेता है। इसके बाद कुछ दिनों के बाद इसके पिता आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। इस सुसाइड का परिणाम इस बच्चे के लाइफ पे ऐसा होता है कि आने वाले 9 सालों तक ये अपने घर में खाना खाने से डरता है। इसे डर लगता है कहीं इसकी माता इसे जहर ना दे दे, खाने में पॉइजन ना दे दे। तो ये छोटी सी कहानी थी दोस्तों हेलमुट की। हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की, इसके पीछे क्या रीजंस थे। देखिए, हेलमुट के पिता एक जाने माने फिजिशियन थे, चिकित्सक थे, और वे नाजीवादी थे। वे हिटलर के समर्थक थे। तो दोस्तों, नाजीवाद क्या है और हिटलर हिटलर और नाजीवाद, ये जो शब्द है ये काफ़ी पॉपुलर वर्ड है और आपने ज़रूर सुने होंगे, राइट। हिटलर के बारे में आपको पता होगा कि वो जर्मनी का एक ऐसा तानाशाह था, एक ऐसा रूलर होकर गया है जो जर्मनी को एक यूरोप में बड़ी पावर बनाना चाहता था, और पूरे यूरोप को जीतने का उसका एम्बिशन था। बट दोस्तों, नाजीवाद सिर्फ कुछ इक्का दुक्का जो घटनाएं घटी थी, इन घटनाओं तक लिमिटेड नहीं था। ये एक सिस्टम था, एक विचारों की संरचना थी, एक विचारों का स्ट्रक्चर था। ये विचार थे दुनिया के बारे में, और ये विचार थे राजनीति के बारे में। वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स, दुनिया और राजनीति से संबंधित विचारों का ये एक संरचना थी, राइट। ये एक इस तरीके का सिस्टम था जिसे हम नाजीवाद के नाम से जानते हैं। तो इस अध्याय में हम यही समझेंगे। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट नाजिज्म वाज ऑल अबाउट। आखिरकार ये नाजिज्म क्या था। यहाँ पर ज़्यादा फोकस दोस्तों इन्हीं चीज़ों पे किया गया है। एक्चुअली नाजिज्म, ये जो कंसेप्ट है और ये किस तरीके से इन लोगों ने प्रैक्टिकली फॉलो की जर्मनी में, और जर्मनी से जो लगकर दूसरे देश है वहाँ पर, राइट, इसके बारे में ही इस अध्याय में ज़्यादा फोकस किया गया है। हम ये कह सकते हैं कि नाजिज्म की जो कंसेप्ट है उसे यहाँ पर सही तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, राइट। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस अध्याय में हमारे साथ शेयर नहीं की गई है। ओके, तो हम भी यहाँ पे दोस्तों समझेंगे कि नाजिज्म आखिरकार क्या है। तो इसके लिए हमें कुछ घटनाओं के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी होगी। मई 1945 जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था मित्र राष्ट्रों के सामने। हिटलर और उसके जो प्रोपोगेंडा मिनिस्टर थे, उसके जो प्रचार मंत्री थे जिनका नाम गोएबल्स था, इन्होंने दोस्तों अपनी फैमिली के साथ, अपनी एंटायर फैमिली के साथ बर्लिन में एक बंकर में सब कलेक्टिवली मिलकर सुसाइड कर लिया था। ये मंथ था अप्रैल का। हिटलर अप्रैल में सुसाइड करता है दोस्तों, और मई 1945 में जर्मनी सरेंडर कर देता है, राइट। बिकॉज अब जर्मनी के पास इतनी ताकत बची नहीं थी कि वे जर्मनी लड़ सकता है, न ही लीडरशिप बची थी, राइट। तो देखिए, जब युद्ध हो जाता है, युद्ध होने के बाद एक ट्रिब्यूनल बनाया जाता है न्यूरेमबर्ग में, जिस ट्रिब्यूनल को जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई अब इसके आगे जो लोग युद्ध के जिम्मेदार थे इन लोगों पे कार्रवाई की जाए, इन्हें किस तरह से दोषी दोषी तय किया जाएगा। ये सब जिम्मेदारी न्यूरेमबर्ग के एक ट्रिब्यूनल पर दे दी जाती है, जो कि एक सैनिक ट्रिब्यूनल था, अंतर्राष्ट्रीय मिलिट्री ट्रिब्यूनल था, राइट। तो दोस्तों, इस अंतर्राष्ट्रीय मिलिट्री ट्रिब्यूनल के द्वारा जो सज़ाएं सुनाई गई, इन सज़ाओं में सिर्फ और सिर्फ 11 लीडिंग जर्मन लोग थे, या 11 जर्मनी के ऐसे ऑफिशियल्स थे जिन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई, और ज़्यादातर जो लोग थे इन लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। तो देखिए क्या 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 चार्जेस जर्मनी के अगेंस्ट लगे थे। दोस्तों, क्राइम अगेंस्ट पीस, वॉर एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, राइट। इस तरीके के चार्जेस नाजियों पर लगाए गए थे।
देखिए, युद्ध जब चल रहा था उस समय जर्मनी ने जिस तरीके के एक्शंस किए थे, जिस तरीके के इन्होंने कृत्य किए थे, इन कृत्यों को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। एक तरीके का सीरियस मोरल और एथिकल क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस, ये सब चीज़ें लेकर आती है और दुनिया भर से निंदा की जाती है, कंडेम किया जाता है। वर्ल्ड वाइड कंडेम्पशन किया किया गया है उन एक्ट्स का, उन कृत्यों का जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय किया गया था नाजियों के द्वारा, नाजिज्म फॉलो करने वाले या उसमें विश्वास रखने वाले लोगों के द्वारा। तो व्हाट वेयर दीज एक्ट, ये कृत्य क्या थे जिन कृत्यों का दुनिया भर में से निंदा की जा रही थी उस समय। चलिए एक इन कृत्यों के बारे में जानते हैं दोस्तों। अंडर द शैडो ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे युद्ध के छाया के अंदर या दूसरे युद्ध के छाया छाया में जर्मनी ने एक तरीके का जनसंहार किया, जिनोसाइडल वॉर लड़ी, जिनोसाइड किया दोस्तों, जिसमें कुछ सिलेक्टेड ग्रुप्स के इनोसेंट लोगों का, कुछ सिलेक्टेड ग्रुप्स से बिलोंग करने वाले यूरोपियन सिटीजन्स का, बिकॉज यूरोप में ही ज़्यादातर ये इस युद्ध के परिणामों में देखने को मिलते हैं, राइट। कुछ सिलेक्टेड लोगों के ग्रुप का ही को टारगेट बनाया गया और इन्हें मारा गया। इसमें यहाँ पर हम देख सकते हैं नंबर ऑफ जूस मरे थे दोस्तों, 60 लाख जूस मरे थे, 2 लाख जिप्सीज मरे थे और 10 लाख पॉलिश सिविलियन मरे थे, राइट। तो यहाँ पर जूस को टारगेट किया गया, जिप्सीज को टारगेट किया गया और पॉलिश सिटीजन्स को टारगेट किया गया, पॉलिश सिविलियंस को टारगेट किया गया। जर्मन या नाजी लोग यहीं तक नहीं रुके दोस्तों, इन्होंने जर्मनी में रहने वाले अपने नागरिकों में से 70,000 नागरिकों को भी किल किया, 70,000 नागरिकों को भी मारा। ऐसा क्यों किया? ये वो जर्मन लोग थे जो मेंटली और फिजिकली, राइट, यहाँ पर आप देख सकते हो, मेंटली और फिजिकली डिसेबल थे। मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड होने की वजह से ऐसे 70,000 लोगों का कत्ल किया गया, उन्हें गैस चैम्बर के थ्रू मार दिया गया और ये जर्मन नागरिक थे। तो यूरोप के जो दूसरे देश थे दोस्तों, जहाँ से बिलोंग करने वाले लोगों को भी मारा गया, बट जर्मनी के अपने नागरिकों को भी नाजिज्म के दूसरे विश्व युद्ध की जब चल रहा था उस समय किल किया गया। इसके अलावा जो पॉलिटिकल अपोनेंट थे, काफ़ी सारे लोग जो नाजिज्म को जर्मनी में पसंद नहीं करते थे, राइट, इन सब लोगों को मौत के घाट उतारा गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि जिस तरीके से किलिंग की गई इतने लोगों की थी, ये कैसे की गई थी। देखिए, इसके लिए इन लोगों ने एक अलग सिस्टम को यूज़ किया था, एक अलग पद्धति का इस्तेमाल किया था। ये क्या किया करते थे, गैस का यूज़ किया करते थे, पॉइजनस गैस का यूज़ किया करते थे, जिसके माध्यम से ये लोगों को मारा करते थे। इन्होंने किलिंग सेंटर्स बना के रखे थे दोस्तों, राइट। जिस जगह पर लोगों को मारा जाता था, इसके लिए कुछ अलग से जगहें बनाई गई थी और इसे ये इस तरीके से नाम नहीं देते थे, जैसे किल या मर्डर्ड। इस ऐसे शब्दों का प्रयोग कहीं पर भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में देखने को नहीं मिलता है। किस तरीके के शब्दों का प्रयोग इन लोगों ने किया था, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपसे कहा कि न्यूरेमबर्ग में जो ट्रिब्यूनल बना था, इस ट्रिब्यूनल ने जिन लोगों को सज़ा सुनाई, इसमें 11 लोग ऐसे थे जिन्हें फांसी की सज़ा हुई, सज़ाए मौत दी गई। ज़्यादातर जो दूसरे लोग थे, राइट, इन्हें इम्प्रिजन, इन्हें उम्र कैद दी गई। ओके, आखिरकार जब ऐसे कृत्य जर्मनी ने किए थे, नाजिज्म को फॉलो करने वाले लोगों ने, नाजीवाद में बिलीवर लोगों ने इस तरीके के हीनस क्राइम किए थे, इतने लोगों की जानें ली थी, तो सिर्फ 11 लोगों को ही क्यों दोषी पाया गया? इसके पीछे एक रीज़न है दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद जर्मनी के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया था, वर्साइल के ट्रीटी में जिस तरह से उसे ट्रीट किया गया था, उस तरीके का व्यवहार यूरोपियन देश अब नहीं करना चाहते थे, वे उससे बचना चाहते थे। बिकॉज वो इतिहास से एक बात तो सीख सीख गए थे, उन्हें पता चल गया था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है, जो नाजिज्म का उदय हुआ है, ये जो हिटलर का उदय हुआ है, इसे कुछ हद तक या काफ़ी हद तक प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर जो संधि थोपी गई थी, ये संधि इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल थी। और जर्मनी को दोस्तों जो एक्सपीरियंस आया था इस संधि से, वर्साइल की स्थिति से, उस वजह से ही हमें दूसरा विश्व युद्ध भी देखना पड़ा, उस वजह से ही हमें नाजिज्म को देखना पड़ा, हिटलर का उदय होते हुए देखना पड़ा। तो वो क्या एक्सपीरियंस था, जिस एक्सपीरियंस के प्रथम विश्व युद्ध का, वो क्या एक्सपीरियंस था, कैसा एक्सपीरियंस था जिसकी वजह से दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध होता है? तो इसी के बारे में अब यहाँ से आगे बात करते हैं। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1914 से लेकर 1918 तक। तो 4 साल लगभग ये चला था। भाई, 20वीं सेंचुरी में के समय की ये बात है जब ये युद्ध हुआ था। जर्मनी उस समय एक पावरफुल एम्पायर हुआ करता था, राइट। पावरफुल एम्पायर हुआ करता था मतलब रिपब्लिक नहीं था, जनता के हाथ में पावर नहीं थी, अंडर द मोनार्क था,
मोनार्क से रूल किया करते थे डायरेक्टली, और ये यूरोप का एक पावरफुल देश हुआ करता था। दोस्तों जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर, ऑस्ट्रियन अम्पायर के साथ मिलकर जो अलायंस थे इनके इनके साथ इनके खिलाफ युद्ध लड़ा, अलायंस के खिलाफ युद्ध लड़ा, अगेंस्ट दी अलायंस। भाई अलायंस में कौन कौन थे, तो इसमें थे EFR, EFR, E फॉर इंग्लैंड, F फॉर फ्रांस एंड R फॉर रशिया। सो EFR के अगेंस्ट इन्होंने युद्ध लड़ा। देखिए इस युद्ध को सभी जो इसके पार्टिसिपेंट थे या जो लड़ने वाले इसमें देश थे, इन्होंने एंथुसियास्टिकली ज्वाइन किया, उत्साह से इस युद्ध में का ये पार्ट बने, बिकॉज इन्हें लग रहा था कि क्विक विक्ट्रीज मिल जाएंगी और सबको इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। बट जैसे युद्ध आगे खिंचा, इन लोगों को समझ गया कि ये युद्ध जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है और यूरोप के जो रिसोर्सेस है इसे ये ख़त्म करते जा रहा है। जर्मनी को शुरुआती समय में फ्रांस और बेल्जियम पर बढ़त मिली। एक तरीके से जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम को ऑक्यूपाई करने में सक्सेसफुल जर्मनी रहा। बट दोस्तों अलायंस की ताकत तब बढ़ गई जब यूएस ने इस युद्ध में एंट्री ली, और ये एंट्री 1917 में यूएस लेता है। युद्ध शुरू 1914 में होता है दोस्तों, तो तकरीबन 2 साल होने के बाद यूएस एंटर करता है इस युद्ध में, और यूएस के एंटर करने के बाद जो क्षमता बढ़ जाती है अलायंस की, और दोस्तों जर्मनी और जो सेंट्रल पावर्स थे ये नवंबर 1918 में इस युद्ध में हार जाते हैं। अब देखिए जो इम्पेरियल जर्मनी थी, राइट, इसकी डिफीट हो जाती है, अर्थात जो मोनार्क उस समय था वो युद्ध हार जाता है दोस्तों। एम्परर को अपनी सत्ता गवा देनी पड़ती है। ये एक तरह की अपॉर्चुनिटी थी पार्लियामेंट्री पार्टीज़ के लिए। जर्मनी में जो पार्लियामेंट्री पार्टीज़ थी या जो लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम को लाने के लिए प्रयास कर रहे थे, उन लोगों को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी दोस्तों, बिकॉज एम्परर ने अब अपनी सत्ता खो दी थी, उसने अब अपनी सत्ता गवा दी थी। ऐसे में एक नेशनल असेंबली मिलती है वाइमार में, और ये मिलकर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कोशिश करती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल स्ट्रक्चर के साथ होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल स्ट्रक्चर के साथ होगा। तो इन लोगों की ड्यूटी होती है दोस्तों कि अब इलेक्टेड जर्मन पार्लियामेंट होगी जिसे राइक्सटैग भी कहा जाता है, और ये जो इलेक्टेड जर्मन पार्लियामेंट बनाई जाएंगी ये ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट कास्ट बनाई जाएंगी, अर्थात इसमें दोस्तों सभी लोग वोट डाल सकेंगे, सभी अडल्ट लोग वोट डाल सकेंगे, जिसमें महिलाओं का भी समावेश होगा। तो आखिरकार रिपब्लिक बन जाता है, बट इस रिपब्लिक का स्वागत वहाँ के जो जनता थी या सभी लोग थे, इन लोगों ने सही तरह से नहीं किया। इसके पीछे एक रीज़न था दोस्तों कि जर्मनी को युद्ध हारने के बाद जिस ट्रीटी का सामना करना पड़ा था वर्साइल की, ये ट्रीटी, इस तरीके की ट्रीटी जब जर्मनी ने एक्सेप्ट की थी, तो जर्मनी की ओर से कौन गया था जर्मनी को रिप्रेजेंट करने? जाहिर सी बात है वाइमार रिपब्लिक के जो मेंबर थे या वाइमार रिपब्लिक में जो इलेक्टेड पार्लियामेंट्रियन थे यही लोग गए होंगे। या वाइमार रिपब्लिक, जो जर्मनी अब वाइमार रिपब्लिक के नाम से जाने जाना मतलब जाने जा रहा था, इसे इस नाम से पहचान रहे थे, तो यही लोग गए होंगे। तो ऐसे इन लोगों ने जर्मनी पर इस तरीके की जब संधि थोपी जा रही थी, इस संधि को एक्सेप्ट कैसे कर लिया? इस संधि को एक्सेप्ट करना ये सही नहीं था। इस वजह से दोस्तों इस रिपब्लिक को जो पहचान मिलनी चाहिए थी, जो प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी, पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए थी जनता में, वो नहीं मिल पाई। ये जो पीस ट्रिटी थी जिसे जो वर्साइल्स में साइन की गई थी, इस पे पीस ट्रिटी में ऐसा क्या था कि जर्मन जनता एक तरह से नाराज़ हो गई थी अपने ही पार्लियामेंट्रियन के प्रति। देखिए दोस्तों, देखा जाए तो इस पीस ट्रीटी को अगर हम देखें तो जर्मनी ने अपनी सारी ओवरसीज कॉलोनी खो दी थी। उसकी 75% जो आयरन और 26% जो कोल के रिसोर्सेज थे ये इसने गवा दिए थे। इसकी 10th ऑफ पॉपुलेशन चली गई थी, 13% टेरिटरी चली गई थी, और ये गई थी फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया को। राइट, ये वो कंट्रीज़ है दोस्तों जिन कंट्रीज़ के तरफ जर्मनी के इतने रिसोर्सेस अब डाइवर्ट हो गए थे। इसके अलावा देखा जाए तो अलाइड पावर्स ने क्या किया, जर्मनी को वीक करने के लिए, उसे वीकन रखने के लिए उसे डीमिलिटराइज कर दिया, अर्थात जर्मनी की जो आर्मी थी दोस्तों उसे भी डिसमिस कर दिया गया, और यहाँ से आगे ये कोई किसी भी प्रकार की आर्मी नहीं बनाएंगे, इसके लिए भी इन पर दबाव डाला गया होगा। देखिए एक वॉर गिल्ड क्लॉज होता है, इस वॉर गिल्ड क्लॉज के अंतर्गत जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया कि जो युद्ध हुआ है, जो डैमेजेस हुआ है, अलाइड कंट्रीज़ ने जो जिन चीज़ों के लिए सफ़र किया है, जो कुछ नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई जर्मनी करेंगी। पैसे में अगर देखें दोस्तों तो 6 बिलियन पाउंड, ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है, 6 बिलियन पाउंड का कंपेंसेशन जर्मनी को भरना था।
और अलाइड आर्मीज़ ने जो रिसोर्सेस रिच राइन लैंड है, इस पर भी 1920 तक कब्जा बनाए रखा। तो इस तरीके की स्थितियों से जर्मनी गुजर रहा था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। राइट। तो दोस्तों, ये जो एक्सपीरियंस था, इस एक्सपीरियंस का, इन सब घटित घटनाओं का क्या परिणाम होता है जर्मनी पर। देखिए, मेनी जर्मन हेल्ड द न्यू वेमार रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली द डिफीट इन द वॉर बट द डिसग्रेस एट वर्साइल। तो भाई, ये जो न्यू वेमार रिपब्लिक था, इस न्यू वेमार रिपब्लिक को जर्मनी के लोग ज़्यादा मैक्सिमम जर्मनी के लोग, मेनी जर्मन्स यहाँ शब्द का प्रयोग है, इसे ही रिस्पॉन्सिबल मान रहे थे जिस उस युद्ध में हार के लिए, और जिस तरीके का बेइज्जती या जिस तरीके का ह्यूमिलेशन ने फेस करना पड़ा है वर्साइल में, इसके लिए। अब देखिए, इस युद्ध का इफेक्ट क्या हुआ। दोस्तों, इस युद्ध का इफेक्ट यूरोप के पूरे ही कॉन्टिनेंट पे देखने को मिलता है, और साइकोलॉजिकली भी देखने को मिला और फाइनेंशियली भी देखने को मिला। इसका इम्पैक्ट हमें साइकोलॉजिकल भी देखने को मिलता है और फाइनेंशियल भी देखने को मिलता है। फाइनेंशियल की अगर हम बात करें तो यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट था जो कि क्रेडिटेड था, जो कि कर्ज देने वाला था, बट युद्ध के अंत तक ये एक कर्ज लेने वाला बन गया, कर्जदार कॉन्टिनेंट बन गया। और दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली अगर देखा जाए तो ये जो नया वेमार रिपब्लिक था, जो कि अभी सिर्फ बना ही था, इस वेमार रिपब्लिक को उन चीज़ों की भरपाई करनी थी, जो उन नुकसान की भरपाई करनी थी, जो नुकसान ओल्ड एम्पायर ने या जो जर्मनी के एम्परर थे उनकी वजह से जो लॉसेस हुए थे, उस लॉसेस की भरपाई इस नए वेमार रिपब्लिक को करनी थी। तो दोस्तों, वॉर गिल्ट का जो सारा बर्डन था इस नए रिपब्लिक पे था। तो एक तरह का नेशनल ह्यूमिलेशन भी ये फेस कर रहे थे, और पैसे के हिसाब से इन्हें कंपेंसेशन करना था, जो कि इतना आसान भी नहीं था। तो दोस्तों, जर्मनी में इन लोगों को एक तरह से नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से जाना जाता था, बिकॉज इसे सपोर्ट कौन कर रहा था, वेमार रिपब्लिक को मेनली सोशलिस्ट, कैथोलिक, डेमोक्रेट, ये लोग सपोर्ट कर रहे थे। सोशलिस्ट, कैथोलिक एंड डेमोक्रेट। बट दोस्तों, जो कंजर्वेटिव्स थे, जो नेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट कंजर्वेटिव्स, इनका एक जो सर्कल था, इस सर्कल में इन लोगों पर, वेमार रिपब्लिक पर टारगेट किया जा रहा था, और इन्हें मॉकिंगली कहा जा रहा था नवंबर क्रिमिनल्स, बिकॉज नवंबर में ये युद्ध अंत हुआ था। अब जो माइंडसेट बदलता है, जो माइंडसेट पर हमें मेजर इम्पैक्ट देखने को मिलता है दोस्तों इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट का, ये 1930 तक की शुरुआती समय से शुरू हो चुका था। देखिए, पहला विश्व युद्ध ने जिस तरीके से प्रभाव डाला यूरोपियन सोसाइटी पर और यूरोपियन पॉलिटी पर, ये एक तरह से इस तरह का था कि कॉमन सिटीजन्स में, कॉमन सिविलियन में और आर्मी आर्मी सिविलियन में या सोल्जर्स में काफ़ी अंतर आ गया। सोल्जर्स को दोस्तों काफ़ी ऊंचा ओहदा दिया गया, उन्हें बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाने लगा, मीडिया उन्हें ग्लोरीफाई कर रही थी। बट हकीकत तो ये थी कि जिस तरीके का जीवन युद्ध के समय सैनिक जी रहे थे, वह काफ़ी खतरनाक था। राइट। वो पॉइजनस गैस के साथ रह रहे थे। काफ़ी ख़राब स्थिति थी दोस्तों। जो चूहे होते हैं, जो जिसे रैट्स हम कहते हैं, ये लाशों को खा रहे थे, सैनिकों के लाशों को खा रहे थे। ऐसे वातावरण में, इस तरीके के कंडीशंस में इन सैनिकों ने युद्ध लड़ा था। जो ट्रेंचेस थे, जो खंदक का जीवन था, ये काफ़ी खतरनाक था। देखा जाए तो एक ये नॉर्मल कंडीशन नहीं थी जिस तरीके की कंडीशन युद्ध में होती है, बट जो यूरोप की मीडिया थी, इन सब चीज़ों को काफ़ी ग्लोरीफाई कर रही थी। राइट। एक तरह से देखा जाए तो सेना का मनोबल बढ़ना चाहिए, उसलिए भी ये सब चीज़ें शायद उस समय हो रही होंगी। राइट। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं। ये सब जो यूरोप में घटनाएं घट रही थी, युद्ध हो रहा था, तो डेमोक्रेसी का जो आइडिया है दोस्तों, एक तरीके से उस समय नाजुक आइडिया था, फ्रजाइल आइडिया था। तो ये इस इनस्टेबिलिटी जो युद्ध की वजह से क्रिएट हुई थी, इसके साथ सही तरह से सरवाइव नहीं कर पाया, डील नहीं कर पाया। यहाँ पर दूसरी बात आप देख सकते हो कि पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। देखिए, अब यहाँ पर पॉलिटिकल रेडिकलिज्म भी हमें देखने को मिला, और इकोनॉमिक क्राइसिस क्या देखने को मिले, इसके बारे में बात करते हैं। आमूल परिवर्तन और आर्थिक संकट। आपको पता है कि 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, और 1914 में ये जो युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध, इसकी शुरुआत हुई थी, जो 1918 तक चला था। तो दोस्तों,
1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चलता है। 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन होता है। तो जब रशियन रिवॉल्यूशन हो रहा था, रशिया में इस तरीके की चीज़ें घट रही थी, तो यूरोप में भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा था, लोगों तक ये पहुंच रही थी। जर्मनी भी इससे सुना नहीं था दोस्तों। जर्मनी में भी एक तरीके से जो सोशलिज्म होता है, सोशलिज्म का प्रभाव देखने को मिलता है। और एक डिमांड ये भी चल रही थी कि सोवियत स्टाइल की गवर्नेंस जर्मनी में भी चाहिए। और जर्मनी में भी दोस्तों जो सोवियत होते हैं, सोवियत ऑफ वर्कर एंड सेलर, ये चीज़ें स्टैब्लिश हो रही थी, ये चीज़ें बन रही थी काफ़ी सारी सिटीज़ में, राइट। बट देखिए, these opposed to this, such as the socialist, democrat and catholic, met in Weimar to give shape to the democratic republic। बट दोस्तों जो सोशलिस्ट थे, जो डेमोक्रेट थे और जो कैथोलिक थे, ये लोग भी इसे एक तरह से देखा जाए तो इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट को अपोज कर रहे थे, बिकॉज ये लोग ज़्यादातर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को ही चाहते थे। ओके, अब देखिए ये जो वेमार रिपब्लिक था, इस वेमार रिपब्लिक ने वो जो वॉर वेटेरियन थे, इन वॉर वेटेरियन की जो ऑर्गेनाइजेशन थी फ्री कॉर्स, इनकी मदद से क्या किया, उन सब लोगों को रोक दिया, एक तरीके से स्टॉप कर दिया, या जो रिबेलियन या जो कुछ विद्रोह हो सकता था जर्मनी में सोशलिज्म के लिए, उसे आगे नहीं बढ़ने दिया इन लोगों की सहायता से। बट जो सेपरेटिस्ट थे दोस्तों, इन्होंने बाद में मिलकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी का गठन किया। तो जर्मनी में भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है, असर देखने को मिलता है बोल्शेविक रिवॉल्यूशन का, रशियन रिवॉल्यूशन का, बिकॉज यहाँ पर भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी की स्थापना हो चुकी थी। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट henceforth became irreconcilable enemies and could not make common cause against हिटलर। तो देखिए यहाँ पर कम्युनिस्ट और जो सोशलिस्ट थे, ये एक दूसरे के रास्तों से अलग हो चुके थे, इनके रास्ते यहाँ पर अलग हो गए थे, और आगे दोस्तों ये मिल नहीं पाए या साथ मिलकर काम नहीं कर पाए। और ये हिटलर का जो राइज हुआ, उसे शायद रोक सकते थे या कुछ कर सकते थे, बट जब ये साथ ही नहीं थे तो कुछ ये लोग नहीं कर पाए। बोथ रिवोल्यूशनरी एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट क्रेव्ड फॉर रेडिकल सोल्यूशन, राइट। ये लोग एक तरीके से रेडिकल सॉल्यूशंस चाहते थे। Political radicalization was only heightened and economic crisis of 1923। ये सब दोस्तों एक और से पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन के संबंधित काम हो रहे थे या पॉलिटिकल चीज़ें बदल रही थी। दूसरी तरफ इकोनॉमिक क्राइसिस भी देखने को मिला 1923 में। देखिए, जर्मनी को जो कंपेंसेशन भरना था, ये कंपेंसेशन भरने के लिए जर्मनी ज़्यादातर लोन लोन पे डिपेंडेंट था, बिकॉज उसके जो गोल्ड के सोर्स थे दोस्तों, या उसके पास जो गोल्ड था, ये एक तरह से ख़त्म हो चुका था, डिप्लेट हो चुका था, इसके गोल्ड रिजर्व अब नहीं बचे थे। तो ऐसे में जर्मनी 1923 में जो कंपेंसेशन पे कर रहा था, इस कंपेंसेशन को पे करने से मना कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है, बिकॉज उसके पास एक तरीके से आर्थिक स्थिति उसकी काफ़ी नाजुक हो गई थी, राइट। तो ऐसे में दोस्तों, जिन ये कंपेंसेशन जर्मनी को जिन जिन लोगों को देना था या जिन जिन देशों को देना था, उसमें से फ्रांस यहाँ पर क्या करता है कि जो लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया होता है दोस्तों, इस लीडिंग जैसे कि रूर इन लीडिंग इंडस्ट्रियल एरियाज पर जहाँ पर कोल था, यहाँ पर कब्जा कर लेता है, इस एरिया को ऑक्यूपाई कर लेता है। जर्मनी में क्या हो रहा है, जर्मनी अपने गोल्ड रिजर्व की सहायता से लोन पे कर रहा था, बट एक समय ऐसा आ गया कि ये उसके रिजर्व भी खत्म हो गए या खत्म होने की कगार पे थे। ये 1923 था। तो जर्मनी ने दोस्तों पैसा पे करने से इनकार कर दिया। बदले में फ्रांस ने क्या किया, जो रूअर नाम का उनका इंडस्ट्रियल एरिया था, वहाँ पर कब्जा कर लिया। अब देखिए, ये कब्जा होने के बाद जर्मनी रिटेलिएट करता है विद पैसिव रेजिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेक्सली। देखिए, इसे एक तरीके से रेजिस्टेंट किया जर्मनी ने, और इसने काफ़ी बड़ी मात्रा में पेपर करेंसी को छापा। अब ज़्यादा पेपर करेंसी छापने की वजह से दोस्तों क्या हो गया, जो मार्क था, जो कि मार्क के नाम से जो करेंसी जानी जाती थी, जिसकी वैल्यू थी, ये गिरती गई। और एक समय ऐसा आ गया कि $1 के मुकाबले जो नंबर ऑफ मार्क्स थे, ये काफ़ी ज़्यादा हो गए, काफ़ी ज़्यादा हो गए, ये काफ़ी आगे चले गए। आप यहाँ पर देख सकते हो ये किस तरीके से बदलते गए, ये सब चीज़ें इस लाइन में मेंशन की गई है। चलिए, ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये बात हमें पता होनी चाहिए कि 1923 का ही वो समय था जहाँ पर जर्मन करेंसी काफ़ी ख़राब स्थिति से गुजर रही थी। ये जो वैल्यू थी दोस्तों मार्क्स की, ये पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी थी। और देखा जाए तो ऐसी स्थिति को हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। ये वो सिचुएशन होती है जिस सिचुएशन में प्राइसेस जो होती है
फिनोमिनिकली हाई होती है, काफ़ी तेज़ी से प्राइसेस बढ़ जाती है, कीमतों कीमतों आसमान छूने लगती है। ऐसी कंडीशन को हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं इवेंचुअली। अब ऐसे में देखिए अमेरिकन ने क्या किया, अमेरिका ने जर्मनी की सहायता की दावेस प्लान की सहायता से। और दोस्तों जर्मनी अब अमेरिका की मदद कर रहा था, तो जो फाइनेंशियल बर्डन था जर्मनी पर ये कुछ हद तक थोड़ा कम होता है बिकॉज ऑफ दिस दावेस प्लान। बट यहाँ पर चीज़ें और बदलती है दोस्तों, डिफ्रेंसिएशन आता है। और ये जो मंदी थी या जिस तरीके की इकोनॉमिकल क्राइसिस से दुनिया गुजर रही थी, इन क्राइसिस का असर ये होता है कि अमेरिकन जो मार्केट होता है इस पर भी दोस्तों बुरा असर होता है। जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, जो अमेरिका का एक शेयर मार्केट है, शेयर बाजार है, ये इस पर इसका असर देखने को मिलता है 1923 में। तो दोस्तों जर्मनी को जिस तरीके की सहायता यूएस दे रहा था, वो सहायता यूएस उससे विड्रॉ कर लेता है बिकॉज उसकी ही इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ख़राब हो रही थी। अब जिस तरीके से चीज़ें बदल रही थी, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इकोनॉमिक संकट आ रहा था, तो स्थितियाँ और ख़राब होती गई। ऑन वन सिंगल डे, एक सिंगल डे की यहाँ पर बात की जा रही है दोस्तों, डेट है 24 अक्टूबर, जिस तारीख को 13 मिलियन शेयर्स बेचे गए थे। 13 मिलियन शेयर बेचे गए थे और इसे ही ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के नाम से, एक तरीके से ये जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1930 में आया था, इसकी ये शुरुआत थी। देखिए यूएस की जो इनकम थी ये तकरीबन आधी डिक्रीज हो गई थी, कम हो गई थी 1929 से लेकर 1932 के बीच में। इसी सालों में अगर हम देखें दोस्तों, तो इससे पहले 1924 से लेकर 1928 तक जर्मनी में कुछ स्टेबिलिटी थी, राइट। जर्मनी में कुछ स्टेबिलिटी थी, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रही थी और वहाँ की इंडस्ट्रीज एक तरीके से ग्रो कर रही थी। और ये सब कुछ हो रहा था, जो शॉर्ट टर्म लोन्स जर्मनी को मिल रहे थे यूएसए की ओर से, बट ये सपोर्ट विड्रॉ हो गया था। इसके पीछे रीज़न था 1929 और 1331, इस पीरियड में जो एक तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस दुनिया भर में आए थे, राइट। इस वजह से दोस्तों यूएसए की तरफ से मिलने वाला सपोर्ट भी अब पीछे हट गया था। तो अगले 3 सालों तक 1929 से लेकर 1932 तक जो यूएसए की नेशनल इनकम थी ये आधी हो गई, फैक्ट्रीज बंद हो गई, एक्सपोर्ट्स पे प्रभाव, एक्सपोर्ट्स गिर गया। फार्मरों को भी दोस्तों काफ़ी बुरी तरीके से ये इन सब चीज़ों ने हिट किया, राइट। द इफेक्ट ऑफ दिस रिसेशन इन द यूएस इकोनॉमी वेयर फेल्ट वर्ल्ड वाइड। और देखिए यूएस इकोनॉमी पर ये जो असर हो रहा था, जो संकट आया था, इसका प्रभाव हमें दुनिया भर में देखने को मिलता है, राइट। जर्मन इकोनॉमी पर भी इसका काफ़ी असर होता है। 1932 में देखा जाए दोस्तों, तो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन था जर्मनी का, ये 40% कम हो चुका था, 40% रिड्यूस हो गया था, अगर इसकी हम तुलना करते हैं 1929 से। 1929 में अगर जर्मनी का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, इसे इस तरीके से देखिए, 1929 में जर्मन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अगर 100 था, तो 1932 में दोस्तों ये सिर्फ 60 रह गया, राइट, 60 रह गया। मतलब कितने प्रतिशत से कम हुआ? 40% से कम हुआ। क्यों कम हुआ? ऑल बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक क्राइसिस। अब जब इस तरीके से प्रोडक्शन कम हो रहा था, तो इसका असर क्या लोगों पर, लोगों की ज़िंदगी पे क्या हुआ? लोगों, वर्कर्स की जॉब चली गई, राइट। जिस तरीके के वेजेस उन्हें दिए जा रहे थे, तो दोस्तों उसे भी कम कर दिया गया। अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ की संख्या बढ़ गई और ये काफ़ी ज़्यादा 6 मिलियन तक चली गई। जर्मनी के सड़कों पर बेरोजगार लोगों का तांता लगने लगा, राइट। ये लोग अपने गले में तख्ती लटकाए घूम रहे थे कि जो काम मिलेगा वो काम करेंगे, ऐसे लोग देखे जा सकते थे। अनएम्प्लॉयड यूथ कार्ड्स खेल रहे थे, स्ट्रीट पे जो कॉर्नर्स होते हैं यहाँ पर बैठे मिलते थे। और एक तरीके से देखा जाए दोस्तों, तो लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जो ऑफिस होता है, यहाँ पर ये लोग लंबी कतारों में खड़े होते थे बिकॉज इनके पास किसी भी तरीके का जॉब नहीं था। ऐसी स्थिति में जो मिलेगा वो काम करने को यूथ तैयार था। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ गई, राइट, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ गई। टोटल देखा जाए तो काफ़ी काफ़ी बुरा असर इस इकोनॉमिक क्राइसिस का जर्मनी पर हुआ। तो लोग एक तरीके से देखा जाए दोस्तों, तो डीप एनेक्सिटीज और फियर से गुजर रहे थे। मिडिल क्लास की जो जमा पूंजी थी, सैलराइज जो लोग होते हैं जिन्हें सैलरीज मिलती है, और इनकी जो सेविंग होती है, ये सेविंग भी दोस्तों तेज़ी से ख़त्म हो रही थी, डैमिनिश हो रही थी। छोटे बिजनेसों पे काफ़ी बुरा असर हुआ था, सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग थे इन पे काफ़ी बुरा असर हुआ था। और ये सभी के सभी लोग एक तरह से इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से सफ़र कर रहे थे। सोसाइटी के जो अलग अलग सेक्शंस है दोस्तों, इन सेक्शन पे भी इसका इसी तरीके का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। हम ये कह सकते हैं कि 1930 के समय जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया, इस इकोनॉमिक क्राइसिस का असर
दुनिया भर में हुआ, बस जर्मनी पर काफ़ी अलग तरह से हुआ और इसके सोसाइटी का हर सेक्शन ने दोस्तों सफ़र किया। हर सेक्शन पे बुरी तरह से इसका असर हमें देखने को मिला। सिर्फ और सिर्फ जो ऑर्गेनाइज वर्कर थे ये लोग ही कुछ हद तक अपना सर पानी में डूबने से बचा सके। राइट, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपना सर पानी में डूबने से बचा सके, मतलब ऑर्गेनाइज्ड वर्कर ऐसी स्थिति में सरवाइव कर सके। जो बड़े बिजनेसेस थे दोस्तों इन पर तो ये भी क्राइसिस से गुजर रहे थे। The large mass of peasantry was affected by a sharp fall in agricultural prices, and women, unable to fill their children's stomach, were filled with the sense of deep despair. एग्रीकल्चरल सेक्टर पे भी इसका बुरा असर हुआ था, जैसे कि हमने देखा था अध्याय 2 में, जहां हमने रशियन रिवॉल्यूशन पर डिस्कशन किया था। उस समय हमने कहा था कि रशिया की जो पॉपुलेशन है ये 85% एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। राइट, इस समय में एज़ कम्पेयर टू फ्रांस एंड जर्मनी। फ्रांस में ये 50% था, जर्मनी में 40% था। तो जर्मनी की जो 40% जनता थी दोस्तों, 40% पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी, इन पर भी इस इकोनॉमिक क्राइसिस का बुरा असर हमें देखने को मिलता है। जो चीज़ें थी, जो दाम होते हैं कमोडिटीज़ के, प्रोड्यूस के, ये गिरने लगे। और एक नौबत यहाँ पर इस तरीके से इसे एक्सप्लेन किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि खाने को भी नहीं मिल रहा था बच्चों को। और ऐसे में दोस्तों जो वेमार रिपब्लिक था ये तो नया नया बना था और ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा था। तो देखा जाए तो इसमें भी कुछ डिफेक्ट थे, वेमार रिपब्लिक में भी कुछ डिफेक्ट थे, जिस वजह से एक तरीके से ये अनस्टेबल भी था और डिक्टेटरशिप की ओर भी जा सकता था। अब इसमें जो डिफेक्ट थे, जो कमज़ोरियाँ थी, ये कौन कौन सी थी? यहाँ पर दो कमज़ोरियों के बारे में बात की गई है। पहली जो कमज़ोरी है दोस्तों ये है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होने की वजह से किसी भी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पाई, जिस वजह से जो स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए ये स्टेबल गवर्नमेंट वहाँ पर नहीं थी। कोलिएशन के हिसाब से गवर्नमेंट चल रही थी। दूसरा यहाँ पर एक कमज़ोरी ये थी दोस्तों इस वाइमार रिपब्लिक की कॉन्स्टिट्यूशन की, कि यहाँ पर आर्टिकल 48 था। जो आर्टिकल 48 प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो जब चाहे तब इमरजेंसी को इम्पोज कर सकते हैं, सिविल राइट जिससे सस्पेंड हो जाएंगे। और एक तरीके से देखा जाए तो दोस्तों इमरजेंसी में रूल किया जाएगा। तो वेमार रिपब्लिक की लाइफ छोटी सी रही। इस छोटी सी लाइफ में 239 दिनों तक दोस्तों वेमार रिपब्लिक ने एवरेज सत्ता चलाई। इस छोटी सी लाइफ में 20 बार यहाँ पर हमें 20 कैबिनेट जर्मनी ने देखे। राइट, और ये जो आर्टिकल 48 था इसका काफ़ी लिबरल उदारवादी तरीके से यूज़ किया गया, मतलब बार बार इसे यूज़ किया गया। ये क्राइसिस दोस्तों, वेमार रिपब्लिक इस क्राइसिस के साथ डील नहीं कर पाया, मैनेज नहीं कर पाया। लोगों का भरोसा डेमोक्रेसी से उठ गया, डेमोक्रेसी से चला गया, भरोसा नहीं रह पाया डेमोक्रेसी पर, या पार्लियामेंट्री सिस्टम में विश्वास नहीं रह पाया। इसके पीछे रीज़न यही था। एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस से दुनिया गुजर रही थी, जर्मनी पर इसका काफ़ी बुरा असर हुआ था। जो संधि हुई थी वर्साइल की, वर्साइल की संधि के हिसाब से 6 बिलियन पाउंड्स कंपेंसेशन जर्मनी को युद्ध में जो हुए नुकसानों की भरपाई के रूप में पे करना था। राइट, ये भी वाइमार रिपब्लिक के थ्रू ही पे किया जाना था, बिकॉज सत्ता अब इन्हीं के हाथों में थी। तो एक तरीके से जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम की तो ये शुरुआत ही थी जर्मनी में, हम ऐसा कह सकते हैं। राइट, तो ये इसे सही तरह से इस स्थितियों के साथ डील नहीं कर पाया, बिकॉज ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें कुछ कमियां भी थी, जैसे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिससे किसी भी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पाई। और आर्टिकल 48 जिसका काफ़ी एक तरीके से लिबरली यूज़ किया गया था। राइट, तो ऐसे में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर या डेमोक्रेसी पर ही लोगों का विश्वास नहीं रह पाया। ये कॉन्फिडेंस लोगों में इसके प्रति एक तरीके से भरोसा ही नहीं रहा था, हम ऐसा कह सकते हैं। राइट, चलिए फिर आगे चलते हैं। अब हम ऐसे में क्या होता है दोस्तों, हिटलर का राइज होता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, हिटलर राइज टू पावर। इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे, पॉलिटी और सोसाइटी पर इसका असर हमें देखने को मिलता है। ऐसे में हिटलर का उदय होता है। हिटलर का जन्म 1889 में हुआ था। ये ऑस्ट्रिया में हुआ था। हिटलर ऑस्ट्रिया में जन्मा व्यक्ति था दोस्तों। इसका जो यूथ था या इसके जो जवानी के दिन थे, राइट, ये काफ़ी गरीबी में गुजरे थे। प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो इसने भी दोस्तों एक तरीके से सेना ज्वाइन कर ली और सेना में काम किया, जिसके लिए इसे कुछ ब्रेवरी के या शौर्यता के मेडल्स भी मिले थे। जब जर्मनी हार गई युद्ध में और वर्साइल की ट्रीटी हुई तो इसका दोस्तों काफ़ी बुरा असर हिटलर पर देखने को मिला, बिकॉज हिटलर इससे काफ़ी
एक तरीके से देखा जाए तो उस पे इन सब घटनाओं का बुरा असर हुआ था। 1919 में इसने दोस्तों एक स्मॉल ग्रुप ज्वाइन किया जिसका नाम था जर्मन वर्कर पार्टी, और देखते ही देखते हिटलर जर्मन वर्कर पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेड बन गया। ये पार्टी इसके अंडर आ गई। और दोस्तों इसी इसी ऑर्गेनाइजेशन का इस ऑर्गेनाइजेशन का हिटलर ने फिर से नामकरण किया, दूसरा नाम रखा, नाम बदल दिया। ये नाम था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। दिस पार्टी कम टू बी नोन एज नाजी पार्टी। तो यही वो पार्टी थी दोस्तों जिस पार्टी को नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। पहले इस पार्टी का नाम था जर्मन वर्कर पार्टी। तो इस तरीके से हिटलर के शुरुआती दिनों के बारे में हमें पता चलता है। क्या पता चलता है? जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, युवावस्था गरीबी में गुजरी थी, फौज में नौकरी की थी, राइट। जर्मन सेना की हार और वर्साइल की संधि से ये काफ़ी आहत हुआ था। 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन करता है, राइट। बहुत ही जल्द इस पार्टी का नियंत्रण अपने हाथों में हासिल, मतलब इस पार्टी पर अपना नियंत्रण हासिल कर लेता है। और दोस्तों इसका नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, इसका नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कर देता है। इसी पार्टी को नाजी पार्टी के रूप से जाना जाता है। 1923 में दोस्तों हिटलर प्लान करता है कि वो बावेरिया बर्लिन बावेरिया बर्लिन ये जो एरिया है इसे कैप्चर कर ले, बट इसकी कोशिश में ये फेल हो जाता है। इसे अरेस्ट किया जाता है, इस पर मुकदमा चलता है और बाद में इसे रिलीज़ भी कर दिया जाता है। ये जो नाजी पार्टी थी ये 1930 तक एक तरीके से देखा जाए तो पॉपुलर नहीं थी, पॉपुलरली सपोर्ट गैदर नहीं कर पाई थी। बट दोस्तों जो ग्रेट डिप्रिसिएशन आया था, और इस ग्रेट डिप्रिसिएशन की वजह से नाजिज़म एक मूवमेंट बन गया। मतलब इस स्थिति का इस पार्टी ने सही तरीके से फ़ायदा उठाया और नाजिज़म एक मूवमेंट बन गया। 1929 में दोस्तों बैंक्स कोलैप्स हो गई, बिजनेसेस शट डाउन हो गए, वर्कर्स की नौकरी चली गई, मिडिल क्लास की सेविंग खत्म हो रही थी। ऐसे में देखा जाए तो काफ़ी मुश्किल दौर से जर्मनी गुजर रही थी। इसी सिचुएशन का लाभ उठाते हुए नाजी प्रचार तंत्र की शुरुआत होती है, नाजी प्रोपेगेंडा की शुरुआत होती है दोस्तों, जिसने लोगों को एक बेहतर भविष्य दिखाई दे रहा था। 1923 में जब नाजी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा था तो इसे 2.6% से ज़्यादा वोट नहीं मिले थे, राइट, जर्मन पार्लियामेंट के लिए। बट दोस्तों 1932 में ये लार्जेस्ट पार्टी के रूप में निकल कर आई और इसे 37% वोट मिले। आप यहाँ पर देख सकते हो 1928 में जो इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन में इस पार्टी को 2.6% वोट मिला। बट 1932 में, मतलब तकरीबन 3 साल के बाद या 3.5 साल के बाद जो इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन में इस पार्टी को 37% वोट मिला। अगर हम वोट शेयर की बात करें तो ये एक लार्जर पार्टी के रूप में निकल कर आई। हिटलर एक पावरफुल वक्ता था दोस्तों, ये बहुत ही पैशन से बात किया करता था और इसके जो शब्द हुआ करते थे ये शब्द लोगों को एक तरह से देखा जाए तो आकर्षित कर लेते थे। इसके प्रभावशाली भाषण होते थे। इसके भाषणों में बात की जाती थी कि जो बेरोज़गार हैं इन्हें रोज़गार दिया जाएगा, राइट। मतलब जर्मनी जिस हालात से गुजर रही थी, इस हालात के सॉल्यूशंस की बात अपने भाषण में हिटलर किया करता था। जैसे कि वर्साइल की जो संधि है इसका ये प्रतिरोध किया जाएगा, जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया जाएगा और उसकी जो डिग्निटी थी दोस्तों, इस डिग्निटी को रिस्टोर कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो बेरोज़गार हैं इन्हें एम्प्लॉय किया जाएगा और यूथ को एक बेहतर और अच्छा क्या कहते हैं हम उसे फ्यूचर फ्यूचर मिलेगा। इस तरीके के प्रॉमिस हिटलर करने लगा। और दोस्तों उसके जो भाषण थे ये काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हुआ करते थे, प्रभावशाली भाषण हिटलर के होते थे, जिससे जनता इसके भाषणों का जनता पर काफ़ी ज़बरदस्त प्रभाव रहा और वे आकर्षित होते गए। He promises to weed out all foreign influences and resist all foreign conspiracies against Germany. Hitler devised a new style of politics. इसने दोस्तों वादा किया कि जर्मनी के खिलाफ जितने भी अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय कॉन्स्पिरसीज हो रही है, साजिशें हो रही है, इनका जवाब दिया जाएगा, राइट। इनसे जर्मनी को बचाया जाएगा। एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए इसने जो रिचुअल्स होते हैं, जो स्पेक्टेकल्स होते हैं, मास मोबिलाइजेशन करने के लिए इनका सहारा लिया।
इसकी पार्टी का जो प्रोपोगेंडा चलता था ये इसी तरीके से चलता था। इस प्रोपोगेंडा के हिसाब से हिटलर को मसीहा, सेवियर, एक ऐसा व्यक्ति के रूप में दिखाया जाता था जिसके पास जर्मनी के हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। और देखते ही देखते दोस्तों जर्मनी में हिटलर एक मसीहा बन गया। अब बात की जाती है द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी की। 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलरशिप ऑफर की, एक तरीके का सबसे शक्तिशाली पद जर्मनी में। तो दोस्तों जब इसे चांसलरशिप मिली तो जर्मनी का सबसे पावरफुल जो लीडर होता है इस रूप में हिटलर आ गया। अब हिटलर ने दोस्तों यहाँ पर क्या किया, जो कंजर्वेटिव्स होते हैं इन कंजर्वेटिव्स लोगों को ही जो इम्पोर्टेंट पद होते हैं इन पदों पे सेटल किया, इन पदों तक लेकर आया। और फिर ये क्या करते हैं, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होती है इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को वीक करने के लिए कोशिश करते हैं। लोकतांत्रिक शासन की संस्था, लोक लोकतांत्रिक शासन के हिसाब से जो संस्थाएं बनाई गई है और लोकतांत्रिक शासन की जो संरचना है इसे भंग करने की ये शुरुआत करते हैं। ये शुरुआत कैसे होती है दोस्तों, ये शुरुआत होती है फरवरी में। फरवरी में क्या होता है, फरवरी में रहस्यमय ढंग से जो जर्मन पार्लियामेंट होती है इसमें आग लग जाती है, अग्निकांड होता है, राइट। जर्मन संसद में आग लगा दी गई। नागरिक अधिकार फिर 28 फेब 1933 को निलंबित कर दिए गए। इस फायर की वजह से 28 फरवरी 1933 को जो नागरिक अधिकार थे, सिविल राइट थे, ये सस्पेंड कर दिए गए। जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, असेंबल होना, लोग गैदरिंग करना, एक सोशल गैदरिंग करना, उसमें चर्चा करना, राइट। ये सब चीज़ें जो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता था जर्मनी के सिटीजन्स को, ये सस्पेंड कर दिए गए। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जो कम्युनिस्ट लोग थे या वो विचारधाराओं के लोग जो हिटलर के लिए आगे चल के एक तरह से डेंजर साबित हो सकते थे या उसे चैलेंज कर सकते थे, उन लोगों के साथ डील किया गया, उन्हें ठिकाने लगाया गया। द रिप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट वेयर सेवर आउट ऑफ द सर्वाइविंग 6808 अरेस्ट फाइल्स ऑफ डिसर्ट फोल्ड, अ स्मॉल सिटी ऑफ हाफ मिलियन पॉपुलेशन। देखा जाए दोस्तों तो बहुत ही एक ऑर्गेनाइज तरीके से हिटलर काम कर रहा था, राइट। और नाजिज्म के सामने आने वाले समय में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आ सकती थी उससे हिटलर ने जर्मनी में पहले ही डील कर लिया था, ऐसा हमें इससे पता चलता है। 3 मार्च 1933 को दोस्तों इसने एनाबेलिंग एक्ट लेकर आया। कौन सा एक्ट, एनबेलिंग एक्ट। ये जो इनेबलिंग एक्ट था दोस्तों, एक तरीके से ये तानाशाही की शुरुआत थी जर्मनी में। इसके मुताबिक, इसके हिसाब से सरकार अध्यादेशों के जरिए चला सकती थी और जब चाहे तब अध्यादेश ला सकती थी, राइट। अध्यादेशों के बेसिस पे गवर्नमेंट चल सकती थी और जब चाहे दोस्तों तब अध्यादेश आ सकते थे। तो जो इलेक्टेड पार्लियामेंट होती है इसे इस एनेबलिंग एक्ट की सहायता से साइडलाइन कर दिया गया था, राइट। और इन अध्यादेशों के हिसाब से ही अब काम हो रहा था, राइट। जो जुडिशरी थी, जो आर्मी थी, मीडिया थी, जो इकोनॉमी थी, इन सब चीज़ों पे हिटलर का अपना कंट्रोल, अब स्टेट का अपना कंट्रोल आ चुका था, राइट। एक तरीके से स्पेशल सर्वाइलेंस और स्क्रूटनी फोर्सेस को क्रिएट किया गया, राइट। ये पहले जर्मनी में दोस्तों जो फोर्सेस हुआ करती थी जैसे कि पुलिस हो गई, इंटरनल चीज़ों को मैनेज करने के लिए जो संस्थाएं होती है, इन संस्थाओं को बढ़ा दिया गया। और आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अलग अलग तरीके की संस्थाएं बनाई गई। जो पुलिस थी दोस्तों ये ग्रीन यूनिफॉर्म में हुआ करती थी, SA स्टॉर्म ट्रूफर्स, दिस इंक्लूडेड गैस्टेपो। सीक्रेट स्टेट पुलिस बनाई गई, प्रोटेक्शन स्क्वाड बनाया गया, क्रिमिनल पुलिस और सिक्योरिटी सर्विस SD, इनका गठन किया गया। तो एक तरीके से देखा जाए तो इंटरनल सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए काफ़ी सारे कदम हिटलर ने उठाए। एक तरह से देखा जाए दोस्तों तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इन नई फोर्सेस को दी गई, जिन फोर्सेस का गठन हिटलर के रिजीम में हुआ था। हिटलर ने जिन फोर्सेस का गठन किया था, तो एक तरीके से ये जो फोर्सेस थी ये काफ़ी ज़्यादा पावर इनके पास होने की वजह से लोगों के साथ काफ़ी बुरी तरीके से डील किया करती थी। किसी तरीके का इन लोगों को डर नहीं था दोस्तों, इन फोर्सेस को किसी भी तरीके का डर नहीं था। आगे हम बात करते हैं रिकंस्ट्रक्शन की। अब चीज़ों को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए हिटलर क्या करता है, हाल्मर शाख्स नाम के एक अर्थशास्त्री होते हैं। इन अर्थशास्त्री को हिटलर इस इकोनॉमिस्ट को हिटलर रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि आप चीज़ों को पुनर्निर्माण करने के लिए डिसीजंस लीजिए। अब देखिए ये जो क्या नाम है इनका नाम है हाल्मर शाख्स, राइट। हाल्मर जो शाख्स है, जे को भूल जाइए,
आपको हाल्मरशाफ्ट लिखना तो HJALMR ही होगा, बट प्रोनाउंस इस तरीके से करना होगा, हाल्मरशाफ्ट। हाल्मरशाफ्ट इसका क्या सोल्यूशन लेकर आते हैं दोस्तों, ये स्टेट फंडेड वर्क प्रोग्राम को क्रिएट करने की बात करते हैं। इस प्रोजेक्ट के हिसाब से स्टेट फंडिंग की जाएंगी और स्टेट फंडिंग के थ्रू ही चीज़ें यहाँ से आगे चलेंगी। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत जर्मनी का जो फेमस हाईवे है, सुपर हाईवे के नाम से जिसे आप जानते हैं, फेमस जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार वोल्क्सवैगन इसी प्रोडक्ट की देन है। फॉरेन पॉलिसी में भी दोस्तों, विदेश नीति में भी हिटलर को शुरुआती काफ़ी अच्छी कामयाबी मिली। जैसे कि इसे क्विक एक्सेस कहाँ कहाँ मिला। देखिए, लीग ऑफ नेशन से इसने पल्ला झाड़ लिया 1933 में। उसके बाद जो राइन लैंड था, जो कि एक रिसोर्सेज रिच लैंड था दोस्तों, जिस पर अलाइड्स आर्मी ने अपना कब्जा कर लिया था, भाई इसे भी इसने रीऑक्यूपाइड कर लिया 1936 में, राइट। इसके बाद अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रिया और जर्मनी को भी इंटीग्रेट कर लिया, और ये इंटीग्रेशन किया 1938 में। और इंटीग्रेशन किया तो स्लोगन क्या दिया, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। भाई, एक व्यक्ति एक अंपायर तो एक ही लीडर। इस स्लोगन के साथ 1938 में ऑस्ट्रिया में मिला लिया जाता है जर्मनी को, मतलब जर्मनी ऑस्ट्रिया एक हो जाते हैं, इनका इंटीग्रेशन हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो जेकोस्लोवाकिया और इस कंट्री पर भी हिटलर ने अपना कब्जा कर लिया। ये सब चीज़ें जब हिटलर कर रहा था तो एक तरीके से देखा जाए तो एक जो अनस्पोकन सपोर्ट होता है, हम किसी को बोलकर तो सपोर्ट नहीं करते, बट उसकी एक्टिविटीज़ का विरोध भी नहीं करते, एक तरीके से अनस्पोकन से सपोर्ट करते हैं दोस्तों। और काफ़ी बार सपोर्ट न करते हुए भी इस तरीके का मैसेज चला जाता है कि हम अनस्पोकन सपोर्ट कर रहे थे, बिकॉज अगर उस समय पे हम अपनी बात रखते तो शायद चीज़ें वैसी नहीं होती जैसा सामने वाला कर रहा है। तो इंग्लैंड ने दोस्तों इसे अनस्पोकन सपोर्ट दिया, बिकॉज जो वर्साइल्स का जो वर्डिक्ट था, इस वर्साइल का वर्डिक्ट एक तरीके का हार्श पेनल्टीज लगाई गई थी जर्मनी पर, और ये इसे इंग्लैंड भी सही नहीं समझता था। ये जो क्विक सक्सेसेस मिल रही थी दोस्तों, इस क्विक सक्सेसेस से हिटलर की हिम्मत बढ़ गई, बट हिटलर यहीं तक नहीं रुका, ये इससे आगे भी गया। और जो शाख्त साहब थे, हाल्मर शाख्त जो थे, इन्होंने हिटलर को एडवाइस दिया कि फौज पर इतना ज़्यादा पैसा या आर्मी इक्विपमेंट पे इतना ज़्यादा पैसा आप खर्च मत कीजिए, बिकॉज अभी भी हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति इतनी स्ट्रांग नहीं है। बट जो क्यूशियस पीपल थे, इनकी नाजी जर्मनी में किसी भी तरह की इनके पास जगह नहीं थी। शाख्त को जाना पड़ा, उसे हटा दिया गया। हिटलर ने दोस्तों युद्ध को चुना कि युद्ध की सहायता से इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ हम डील कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं आखिरकार युद्ध की सहायता से हम इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ डील? भाई, आप क्या कीजिए, युद्ध की सहायता से उन इलाकों पे कब्जा कर दीजिए जो इलाके ऐसे हैं कि जिन इलाकों पे कब्जा करने के बाद जो किसी पर्टिकुलर देश की प्रॉब्लम है, ये सॉल्व हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर वो रिसोर्सेज है जिन रिसोर्सेज की हमें आवश्यकता है, तो ये रिसोर्सेज खरीदने के बजाय उन पे अटैक कर दीजिए, उस एरिया को कैप्चर कर लीजिए, और ये रिसोर्सेज भी आपके हाथों में आ जाएंगे। दोस्तों, एक्सपांशन ऑफ टेरिटरी के जरिए रिसोर्सेज हासिल करने का हिटलर ने डिसाइड किया, और इसी की शुरुआत हिटलर ने की। सितंबर 1939 में जर्मनी ने दोस्तों इन्वेट कर दिया पोलैंड को, और वो इसी से युद्ध स्टार्ट हो गया फ्रांस के और इंग्लैंड के साथ। सितंबर 1940 में ट्राईपार्टीज एक्ट हुआ, तीन देशों के बीच में दोस्तों त्रिपक्षीय समझौता हुआ। ये त्रिपक्षीय समझौता किनके बीच हुआ था? ये हुआ था जर्मनी, इटली और जापान के बीच। और इस त्रिपक्षीय समझौते ने हिटलर को एक तरीके से शक्ति दी या स्ट्रेंथ करने का काम किया कि इंटरनेशनल पावर पे में भी दोस्तों अब वो हस्तक्षेप कर सकता था। जो पपेट रेजिम्स थे, जो सपोर्टिव्स थे नाजी जर्मनी के, राइट, इन्हें यूरोप के जो दूसरा पार्ट था दोस्तों यहाँ पर इंस्टॉल किया गया। मतलब ऐसे लोगों के पास सत्ता दी गई। अब कैसे ऐसा कैसे किया जा सकता है? देखिए, कोई भी व्यक्ति पावर में कब आता है? पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से पावर में आता है, इलेक्शन जीतने की वजह से पावर में आता है। अगर आप दोस्तों वहाँ पर जो रेजीम है, किसी दूसरे देश में जो लीडर है, वो अगर डायरेक्टली आपके इन्फ्लुएंस में है, तो आपको क्या ज़रूरत है वहाँ पर युद्ध करने की? आप जैसे डिसीजंस लेना चाहते हो, आपके फेवर में डिसीजंस ऑटोमेटिक लिए जाएंगे। तो यूरोप के जो दूसरे एरियाज थे, वहाँ पर भी नाजी पपेट्स को बैठाया गया, उन्हें इंस्टॉल किया गया। हिटलर ने ये ऐसे कदम भी उठाए।
और 1940 के आते आते दोस्तों हिटलर अपनी ताकत के शिखर पे था, पेनाकल्स ऑफ हिज पावर। 1940 तक हिटलर काफ़ी ताकतवर हो चुका था और जर्मनी दोस्तों, हम ऐसा कह सकते हैं कि जर्मनी को वो एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहता था। शायद 1940 तक ही उसका सपना पूरा हो गया था। बट हिटलर ने इन दिनों में दोस्तों वो यहीं नहीं रुका और उसकी टेरिटरी को कॉन्कर करने की जो चाहत थी ये और बढ़ती गई। और हिटलर ने इसी बीच में कुछ फुलिश डिसीजंस ले लिए, ऐसे डिसीजंस ले लिए जिस डिसीजंस का काफ़ी बुरी तरीके से प्रभाव आने वाले दिनों में जर्मनी पर हुआ। हिटलर नाउ मूव टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम ऑफ कॉन्करिंग ईस्टर्न यूरोप। भाई उसका भी एक सपना था कि वो ईस्टर्न यूरोप को कॉन्कर करे। इसके लिए उसने क्या किया कि देखिए, ही वांटेड टू इंश्योर फूड सप्लाईज एंड लिविंग स्पेस फॉर जर्मन। ये ऐसा इसलिए चाहता था कि फूड सप्लाई जर्मनी को मिलता रहे और जर्मन लोगों के लिए रहने के लिए अच्छी जगह रहे। इसीलिए दोस्तों इसने इसके लाइफ की हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी गलती की, इसने सोवियत यूनियन पे 1941 में अटैक कर दिया। ये एक हिस्टोरिक ब्लंडर साबित हुआ हिटलर के लिए। वेस्टर्न फ्रंट पर दोस्तों जो ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग होने लगी और ईस्टर्न फ्रंट पर पावरफुल सोवियत आर्मी जो थी, ये इससे अब जर्मन सेना फाइट कर रही थी। The Soviet Red Army inflicted a crushing and humiliating defeat on Germany at Stalingrad. After this, the Soviet Red Army hounded out the retreating German soldiers until they reached the heart of the Berlin, establishing Soviet hegemony over the entire Eastern Europe for half of a century thereafter. तो देखिए दोस्तों, सोवियत आर्मी जब सोवियत रशिया से बाहर निकली, जर्मनी तक पहुंच गई, बर्लिन तक पहुंच गई, राइट। उसके बाद आने वाले 50 सालों तक तकरीबन जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, उस समय तक यूएसएसआर एक पावरफुल कंट्री, एक पावरफुल देश के रूप में यूरोप में नहीं बल्कि दुनिया में रहा, राइट। अब देखिए ऐसे में जो यूएसए था ये इस वॉर में नहीं आना चाहता था, बिकॉज प्रथम विश्व युद्ध में वो आया था और प्रथम विश्व युद्ध में आने के बाद जो कुछ एक्टिविटीज़ उसने की, इसी का उस पर प्रभाव था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम उसने फेस की। तो वो इससे दूर रहना चाहता था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से यूएसए दूर रहना चाहता था। बट वो ज़्यादा देर तक अपने आप को इस युद्ध से दूर नहीं रख पाया, बिकॉज दोस्तों क्या हुआ, जो इंडो चाइना का जो एरिया है, इस एरिया में उसके जो नेवल बेसिस थे, इन नेवल बेसिस पर भी जापान के द्वारा अटैक्स किए जाने लगे। और दोस्तों उसका जो पर्ल हार्बर द्वीप था, पर्ल हार्बर नाम का जो एरिया था, यहाँ पर भी दोस्तों अटैक किया गया जापान के द्वारा। और इस अटैक ने यूएसए को मजबूर कर दिया कि वो युद्ध में उतरे। और दोस्तों यूएसए के आने के बाद इस युद्ध का एक तरीके से अंत हो गया, इसे फुल स्टॉप लग गया। बिकॉज 1945 में हिटलर एक तरीके से अब डिफीट तो हिटलर का हो चुका था, वो सुसाइड कर चुका था, राइट। अप्रैल में एक बर्लिन में एक बंकर के पास अपना जो प्रचार मंत्री था उसके साथ, एंटायर फैमिली के साथ, वो सब के सब लोग मर गए थे, ओके, सुसाइड कर गए थे। यूएस ने दोस्तों हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बॉम्ब अटैक किए, एटम बॉम्ब्स के अटैक किए, राइट, न्यूक्लियर बॉम्ब किए, इसके साथ ही न्यूक्लियर बॉम्ब डाले, इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया, राइट। जिस कहानी से हमने इसकी शुरुआत की थी, इस अध्याय की, वहाँ पर हमने बात की थी दोस्तों हेलमुट के फादर के बारे में। देखिए हेलमुट के जो फादर थे, हेलमुट के फादर एक जाने माने फिजिशियन थे, एक चिकित्सक थे, या ऐसा मैंने आपसे पहले कहा था। तो दोस्तों इन चिकित्सक का हिटलर ने कैसे यूज़ किया, इन फिजिशियन का हिटलर ने कैसे यूज़ किया, तो देखिए जिस तरीके से लोगों को ये मारा करते थे, इन्हें किल किया करते थे, तो इन्होंने इन्होंने एक अनोखा तरीका अपनाया था। ये इन्हें गोली या बंदूक या एक तरीके से जो आर्म्स होते हैं इनकी सहायता से नहीं मारते थे दोस्तों, राइट। तो ऐसे में ये फिजिशियन जो प्रोफेशनल लोग थे, जो नाजीवादी थे, इन प्रोफेशनल लोगों ने भी अलग अलग तरीके बनाए जिस तरीक़ों से लोगों को मारा गया, राइट। तो देखिए स्टोरी ऑफ नाजी क्रिमिनलिटी ड्यूरिंग द वॉर। तो नाजी क्रिमिनलिटी की जो स्टोरी है, युद्ध जब चल रहा था उस समय नाजियों ने क्या क्या किया और कैसे कैसे किया, राइट, इसके बारे में दोस्तों इससे आगे के अध्याय में हम बात करेंगे। बिकॉज ऑलरेडी 53 मिनट तक हम बात कर चुके हैं, काफ़ी लड़खड़ाया भी हुआ हूँ मैं काफ़ी बार इसमें, राइट। तो होती है बात करते समय कभी कभी हो जाता है। आई होप कि जो कुछ भी मैंने आपसे बताया आपको समझ में आया होगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हो ना, तो अपने पास एक A4 साइज़ की शीट रखा कीजिए और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इसे भी नोट डाउन किया कीजिए। या इससे आगे हम ऐसा करेंगे कि आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, जिससे आप उसे नोट डाउन भी करके रखें। और इस वीडियो को देखने के बाद जो एक और शीट पर आप
पॉइंट्स नोट डाउन करके रख रहे हो, एक बार उन्हें भी देख लीजिए। चलिए अगले अगले वीडियो में हम बात करेंगे स्टोरी ऑफ नाजी criminality ड्यूरिंग द वॉर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।